मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है आपके बिजनेस लॉ में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है, और कुछ अलग तरह से भी आपको मैं चीजें बता दूं। वी स्टार्टेड विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और देखिए क्या लिखा है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1872 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1, 1872। ये पता है आपको। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होने के बाद यहां से ये एक्सेप्ट वाला फ्रेज हटा दिया गया है। सो नाउ दिस इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर इंडिया। थर्ड पॉइंट में लिखा है दोस्तों, दिस एक्ट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। लाइक जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस एंड ऑल दीज। एंड इट ऑल्सो डील्स विद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ये चीजें आप सीए इंटर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करना है। फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर गवर्न बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ। अब ये समझने की बात है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट थे, लेकिन बाद में उनको वहां से रिपील करके, वहां से हटा के और सेपरेट एक्ट के रूप में बना दिया गया। अब यहाँ लिखा है पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर गवर्न बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही जनरल प्रिंसिपल्स लगेंगे, लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन और ऑल दोज, अनलेस they are inconsistent with the special act dealing with them। जब तक कि वो inconsistent ना हो। दोस्तों इसका मतलब आपको समझना है क्या हुआ। मतलब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा है और अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ लिखा है सेम मैटर के बारे में, तो फिर हम प्राथमिकता सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल उनसे इनकंसिस्टेंट हुए तो फिर हम पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को प्राथमिकता देंगे। उसके बाद ये एक नया पॉइंट है आपके लिए जो हमने पहले बात नहीं की थी, वो व्यक्तिगत अधिकार देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज भी तो म्यूचुअली क्रिएट होते हैं। मैंने ब्रीच किया तो आप मुझ पर केस करेंगे, आपने ब्रीच किया तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। तो ये एक दूसरे के खिलाफ आपको अधिकार प्रदान करता है। उसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम, जस इन पर्सोनम। फिर लिखा है दिस एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव एंड देयरफॉर इट डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर इट केम इनटू फोर्स। ठीक है ना। यानी ये जिस दिन से एप्लीकेबल हुआ उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स को ही डील करेगा, उससे पहले के ट्रांजैक्शंस को डील नहीं करेगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है आपको वॉइस में, लेकिन आई थिंक मेरी वॉइस आपको क्लियर है, उसी पे आप ध्यान देंगे। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। हालांकि ये सब चीजें हम अब जो देख रहे हैं वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने उनको सेक्शन के फॉर्म में आपको यहाँ दिया है। फ्रेंड्स आप जब भी लॉ पढ़े ना, बेयर पढ़ने की आदत जरूर डालें। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वहां पे हमको थ्योरी मिलती है, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन हमेशा लॉ को बेयर पढ़ने की, बेयर मतलब एज इट इज, जो सेक्शन और प्रोविजंस आपको दिए हैं उनको पढ़ने की, उनको ध्यान रखने की आपको आदत होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको सेक्शंस के रूप में दिया है। आप देख सकते हैं सेक्शन 2A इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, हम बात कर चुके हैं। सेक्शन 2B एंड 2C बोथ आर, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, हालांकि विजिबल है आपको, थोड़ी क्लियरिटी और आ जाएगी। चले, तो सेक्शन 2A जो है वो ऑफर की डेफिनेशन है। सेक्शन 2B एंड 2C बोथ आर डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, इसके बारे में भी हमने बात की थी। सेक्शन 2D दोस्तों कंसिडरेशन है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 2 इज एग्रीमेंट, पता है आपको। 2G इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जिन्हें आप वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। Then what is valid contract? Section 2H, the definition of contract। उसके बाद हमने पढ़ा था voidable contract, जो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे voidable होते हैं, सेक्शन 2I।
एंड देन सेक्शन 2J इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो इनिशियली वैलिड होते हैं और इनिशियली वैलिड होते हैं और सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाते हैं। तो ये सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशन दी गई है। और फ्रेंड्स, आप कोई सा भी एक्ट अगर आप देखेंगे तो हमेशा उसकी सेक्शन 2 में आपको इसी तरह से डेफिनेशंस और फ्रेजेस दिए जाते हैं। तो ये एक डेफिनेशनल पार्ट हुआ, जितना अभी तक हमने पढ़ा वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 3, एंड व्हाट इज सेक्शन 3? इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो देखिए इसमें जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा हम बीच बीच में पढ़ते आए हैं कि दोस्तों कम्युनिकेशन इज मस्ट। किसी भी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए, चाहे वो ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो या रिवोकेशन हो, जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, आपके कंडक्ट से हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो उसके बारे में वो सेक्शन 3 है। फिर उसके बाद हम कल परसों मतलब प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, वो मैंने आपको सेक्शन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है। अभी मैं चार्ट के थ्रू भी आपके साथ में इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 5 है जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आप प्रपोजल को कब रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ डील करूंगा। उसके बाद सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन होता कैसे है। अब प्रपोजल इज रिवोक्ड, 4 तरीके आपको दिए हैं। पहला क्या है, कम्युनिकेशन। इसका मतलब साफ साफ आप ऑफरी को बोल दीजिए यू वांट टू विड्रॉ योर ऑफर, ऑफर हो जाएगा। हम बात कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद है लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड है फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, और आखिरी है बाय डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजल। ये सेक्शन 6 होता है रिवोकेशन के बारे में। सेक्शन 7 दोस्तों ये भी आपको पता है, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन करके आपने उसको एक्सेप्ट किया तो हम उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। सेक्शन 8 इज एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। ये भी हम बात कर चुके हैं। आप जानते हैं एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस बोले तो बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न, और इंप्लाइड बोले तो बाय योर कंडक्ट और बाय रिसीविंग कंसिडरेशन। आप ऑफर की कंडीशंस के हिसाब से परफॉर्म कर दीजिए, ऑफरर जो कंसिडरेशन दे रहा है उसको रिसीव कर लीजिए, उसे भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सेक्शन 9 आप सबको बहुत क्लियर है, चाहे ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो या रिवोकेशन हो, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, अच्छे से आपको पता है। उसके बाद सेक्शन 10 दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेक्शन 10 क्या था, ये है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखें आप, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट। पहली चीज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, और आखिरी नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिनमें ये सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन के फॉर्म में मैंने आपको दिया है, मैं ये फाइल आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको इसे पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बेयर पढ़ने की आदत डालें। फाइन। उसके बाद देखिए चार्ट के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। इन केस ऑफ ऑफर, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। याद है आपको, हमने देखा था कि मैंने 12 तारीख को आपको लेटर भेजा, आपको 15 तारीख को मिला, तो ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा 15th को, जब वो ऑफर आपकी नॉलेज में आ जाएगा। बट एज फार एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, जहां तक सवाल एक्सेप्टेंस का है, हम इसके कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में बांट दें, अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के खिलाफ कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन
यानी द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगेंस्ट ऑफरी ये किस दिन कंप्लीट होगा, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर when the letter of acceptance is put into the course of transmission. There is the date of posting of letter, and communication of acceptance against offeree is completed when the letter of acceptance is received by the offerer. ठीक है, उसके बाद रिवोकेशन के बारे में बात कर ले फ्रेंड्स। पहले इसमें पॉइंट आता है कि भाई रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हैं, तो ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं। जायज सी बात है, एक्सेप्टेंस से पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले आप उसे रिवोक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो इससे पहले कि ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डाले, आई रिपीट, इससे पहले कि ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डाले, आप लेटर रिवोक कर सकते हैं, ऑफर रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। बट व्हाट अबाउट एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरी। ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, यानी जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाए, ध्यान से सुनेंगे, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाए, उसके बाद आप अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ रिवोक नहीं कर सकते हैं। उससे पहले पहले तक आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा, दिक्कत आए तो पूछिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो रिवोकेशन होता है, इसका कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव माना जाता है, चाहे वो ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस का हो, अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग, यानी जो बंदा रिवोकेशन कर रहा है, चाहे ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस का। बात करूं मैं ऑफर की, अगर आप ऑफर रिवोक कर रहे हैं तो व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जैसे ही आपने लेटर बॉक्स में डाला, आपकी तरफ से ऑफर रिवोक हो गया। लेकिन जो ऑफरी है उसके लिए वो तब रिवोकेशन माना जाएगा जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। और इसी तरह से एक्सेप्टेंस है, अगर आप एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहे हैं तो आप जिस दिन लेटर बॉक्स में डालेंगे वो आपके लिए रिवोक मान लिया जाएगा, और जिस दिन आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिलेगा, उस दिन उसके लिए उसे रिवोक माना जाएगा। तो ये डेट जो है वो बड़ी क्रूशियल होती है, क्योंकि जब पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोर्ट केसेस होते हैं, तो ये वहां पे काम में आती है। तो मैंने आपको सेक्शंस बताई सारी, सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 10 तक अभी तक हमने पढ़ी है। फिर ये 2-3 चार्ट जो इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हमने जो पढ़े, बीच बीच में आए थे, मैंने उनकी एक यहाँ पे समरी तैयार कर ली है। तो देखिए पहला केस लॉ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं। ये केस लॉज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन पे बेस्ड केस स्टडीज एग्जाम में आती है, और अपने को इनके फैक्ट्स ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर हम आंसर वहां पे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला केस जो हमने पढ़ा था वो है गुजरात वर्सेस रमन लाल। ये रमन लाल है, एस एंड कंपनी, और इसमें हमने देखा था एटलीस्ट 2 पार्टीज, दिस इज रमन लाल, गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, और इसमें हमने कहा था कि एटलीस्ट 2 पार्टीज टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना आवश्यक है। सिंगल पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। फिर ये फैक्ट्स है, हम बात कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। सेकंड केस हमने पढ़ा था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, और इसका जो पॉइंट था दैट वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि जो डोमेस्टिक, फैमिली और फ्रेंडली एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है दोस्तों। फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस हमने पढ़ा, बार बार उसका रेफरेंस आता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एंड इट वाज रिलेटेड टू जनरल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जनरल ऑफर क्या होता है, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड इट वाज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, और ये किससे रिलेटेड था दोस्तों,
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से ऑफर तभी वैलिड माना जाता है जब वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाए। विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर यू कैनॉट एक्सेप्ट दैट। मेरे ख्याल से केस लॉज रिमेंबर है आपको, हमने डिस्कस किए थे क्लास में, ये सिर्फ एक बार आपके रिवीजन के लिए, दोबारा से पढ़ने के लिए। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था बोल्टन वर्सेस जोन्स, और बोल्टन वर्सेस जोन्स जो है वो स्पेसिफिक ऑफर के बारे में है। एंड यू नो हमने ये बात की थी कि स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे वो किया गया है। नो अदर पर्सन एक्सेप्ट whom it is made can accept that offer। ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑफर के बारे में था। उसके बाद में हमने पढ़ा हार्वे वर्सेस फेसी, और हार्वे वर्सेस फेसी जो था वो डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो बात की थी हमने इसके बारे में, मियर इंक्वायरी और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। देख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट वाज हैरिस वर्सेस निकर्सन। हैरिस वर्सेस निकर्सन, इसमें हमने बात की थी गुड्स सोल्ड थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन के माध्यम से अगर आप माल बेचते हैं तो बच्चों वो ऑफर नहीं होता है। आप न्यूज़पेपर में जब ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं कि भाई इतनी तारीख को इस जगह हम ऑक्शन कर रहे हैं, बच्चों वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। फिर जब कोई पर्सन आएगा उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो आपको ऑफर करेगा। सो एज सच आप ऑक्शन को कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। आपने पहले पेपर में ऐड दे दिया, फिर आप उस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ऑक्शन ऑफर नहीं होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। फ्रेंड्स उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, एंड इट वाज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बार बार हम इस बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं है। आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे चिट्ठी लिखी आपने और उसे आपने अपनी ड्रॉअर में डाल दिया, बट यू डिडंट सेंड इट टू मी, तो उसे थोड़ी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इस केस में यही हुआ था, आपने एग्रीमेंट को साइन करके आपने ड्रॉअर में रख लिया लेकिन उसे मुझे भेजा नहीं, तो उसे हम कैसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान सकते हैं। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बच्चों उसके बाद है नील वर्सेस मेरिट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। आप थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर एक्सेप्टेंस में करेंगे तो उसे तो काउंटर ऑफर मानते हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। उसके बाद फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, और इसमें हमने पढ़ा था मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है ना दोस्तों। उसके बाद जो केस लो था वो था सेंट्रल बैंक यतमल वर्सेस व्यंकटेश। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो आपने अगर सिर्फ माइंड में किसी चीज को, बार बार वही चीजें आ रही है, आपने माइंड में किसी चीज को सोच लिया है लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो दैट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटोर्स लिमिटेड, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी, एंड माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन जो नीदरलैंड्स की कंपनी थी। दोस्तों इसमें यह मैटर था एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। तो जब आप टेलीफोन, टेलेक्स या फैक्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब माना जाता है, इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट केस था वो था मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, एंड इट वाज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, तो यहां पे हमने देखा था कि भाई ऑफर के साथ जो कंडीशंस होती हैं कुछ स्पेशल, वो भी कम्युनिकेट करना जरूरी है, और वो कंडीशंस कई बार एक्सप्रेस होती है, कई बार इंप्लाइड होती है। तो उसके बारे में था, आप पढ़िएगा, हम एक्चुअली क्लास में बात कर चुके हैं। फिर है लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, अगेन कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। तो बात यह है कि जब कभी भी ऑफर के साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं तो उन्हें उसी समय कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, और ऑफरी चाहे उसने उन कंडीशंस को पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो इंप्लाइड वे में उनसे बाइंड होता है। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, अगेन कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। तो ये सब फैक्ट्स मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे दे दिए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इनसे आइडिया लग जाएगा।
फिर ये वाला जो केस है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, इसमें बच्चों ऐसा था कि जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो उसी समय कम्युनिकेट करनी होती है। आज आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 3 दिन बाद अगर मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस कम्युनिकेट करूंगा तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। वो कंडीशंस इफेक्टिव तभी होती हैं व्हेन दोज आर कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफर। ठीक है ना? तो ये सब कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस के बारे में 2-3 केस है। तो मैंने आपके मॉड्यूल में से ये जो भी केस लॉज हैं इनको सेलेक्ट किया, इनके फैक्ट्स यहाँ पर लिखे बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आप इनको अलग से ध्यान रख सकें। इन पे बेस्ड निश्चित रूप से एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए उसके बाद मैंने कुछ लैटिन फ्रेजेस लिखी हैं कि जब हम लॉ पढ़ते हैं, लाइक पहली जो फ्रेज है वॉइड एब इनिशियो, और आप जानते हैं इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। सेकंड फ्रेज इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। आप गुड फेथ में जब भी कोई काम करेंगे तो उसे बोनाफाइड कहते हैं, और बैड इंटेंशन के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे मेलाफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंसेंसस एड आइडम, मतलब कंसेंट ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। जब दो लोग एक ही बात पे एक ही समय एक जैसा एग्री करते हैं उसे बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। दो लोगों का दिमाग एक ही जगह पे एक साथ मिलना, कंसेंसस एड आइडम। उसके बाद ये तो आपने कहीं सुना होगा केविएट एम्प्टर, मतलब बायर बी अवेयर। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब होता है एज पर फैक्ट्स। डिजोर एज पर लॉ। डिनोवो मतलब नए सिरे से, न्यू, कोई भी काम जब नए सिरे से हम करते हैं शुरुआत से, डिनोवो। इंट्रावायरस भी आपने कहीं सुना होगा, विद इन द पावर्स, शक्तियों के अंदर कोई काम करना। और अल्ट्रा वायरस मतलब होता है आउट ऑफ द पावर। और आखिरी है क्विड प्रो क्वो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। बहुत सारी ये फ्रेजेस हैं, लेकिन मैंने कुछ 8-10 फ्रेजेस आपको चुनिंदा दी है जिनका या तो रेफरेंस अपने चैप्टर में आया है या फिर जो चीजें कॉमन है आपको आनी चाहिए, तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दे दिया है ना फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि एग्जाम में आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने एग्जाम में से ही उठाया ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था, नवंबर 18 का क्वेश्चन था ये। एक्सप्लेन द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट वे में ही देना है। तो सीधा लिखिए, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर मे बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग मोड्स। और फिर जो भी प्रोविजन दिए हैं सेक्शन 6 में उनका रेफरेंस दे दीजिए। तो बच्चों जो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं ना, उसमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, आपको प्रोविजन याद होने चाहिए और डायरेक्ट उनका आंसर लिखना है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो केस स्टडीज हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नवंबर 2018 का। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम। I repeat, a shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom and a price tag of rupees 2000 was attached to the dress. Miss Lovely looked to the tag and rushed to the cash counter. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. अभी क्या होता है देखिए, the shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of the price stated in the price tag attached to her. Now she seeks your advice whether she can sue the shopkeeper for the above cause under the Indian Contract Act. इस तरह से केस स्टडीज एग्जाम में आती है। फ्रेंड्स, जब भी केस स्टडीज एग्जाम में आएंगी, ये 3 नंबर के लिए नवंबर 18 में पूछा गया था, जब भी केस स्टडीज एग्जाम में आएंगी सबसे पहले आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये केस स्टडी किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों ये ऑफर से रिलेटेड है, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि शॉप्स में जो प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, गुड्स डिस्प्लेड इन द शोरूम और शॉप विद प्राइस टैग आर नॉट ऑफर, वो ऑफर नहीं होते बच्चों। एक शॉपकीपर अपनी दुकान में सामान रखकर आप लोगों को इनवाइट करता है उन्हें परचेज करने के लिए। यू कम एंड ऑफर द शॉपकीपर टू परचेज दोज गुड्स।
तो ध्यान रखिएगा, गुड्स डिस्प्लेड इन द शोरूम और शॉप इवन विद प्राइस टैग आर नॉट ऑफर, दीज आर इंटेंशन, दीज आर इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये आपको क्लिक करना चाहिए, टॉपिक किससे रिलेटेड था। अब जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लॉ का प्रोविजन लिखिए जो भी रिलेवेंट है। तो जैसे हम यहां पर लिखेंगे कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, goods displayed in a shop with a price tag is not offer, in fact it is invitation to offer। ठीक है, in such case shopkeeper is not bound to sell the goods to the buyer, क्योंकि वो तो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। तो जो भी क्वेश्चन आया है पहले उसमें लॉ का प्रोविजन लिखिए, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस बताइए। फिर देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन में जो जो वर्ड्स हैं वो आपके आंसर में आने चाहिए। आप लिखेंगे इन द गिवन केस शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस टुगेदर विद द प्राइस टैग ऑफ 2000, ये आपके आंसर में आना चाहिए। मिस लवली ने उसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया, वो उसको कैश काउंटर पे लेके गई और शॉपकीपर ने उसे देने से मना कर दिया। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्स। ये सब आपके आंसर में आना चाहिए कि इन द गिवन क्वेश्चन शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम विद द प्राइस टैग ऑफ 2000, मिस लवली took the product and rushed to the shopkeeper for purchasing it, but shopkeeper refused to hand over the article to Miss Lovely. These are known as facts of the case। और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखें तो ध्यान रखें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, उन्होंने आपसे एडवाइस पूछी है कि क्या वो शॉपकीपर पे सू कर सकती है। तो हम लिखेंगे लुकिंग टू द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड that Miss Lovely cannot sue the shopkeeper for the above cause, because again the goods displayed in the shop was not offer from the shopkeeper। Miss Lovely ने ऑफर किया था और उसे एक्सेप्ट करना शॉपकीपर के लिए कंपलसरी नहीं था। तो मैंने जस्ट आपको समझाया है, आपको एक बार इसका आंसर लिख लेना है। सबसे पहले प्रोविजन लिखिए, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखिए और उसके बाद में फिर उसका कंक्लूजन दीजिए। तो फ्रेंड्स ये दो तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। मैंने जस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ओवरव्यू चैप्टर 1 का दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कौन कौन सी सेक्शंस और डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है उनका एक हल्का सा रेफरेंस दिया, और फिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर हमें किस तरह से देने हैं। तो आप लोग इनको पढ़िए, फाइल में आपको भेज दूंगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।